दिल्ली 3 जुलाई 2025 गुरुवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। राजनीतिक हिंसक प्रवृत्ति। राजनीतिक हिंसक प्रवृत्ति। स्वतंत्र भारत को राजनीतिक में जिस प्रकार का नैतिक पतन हम देख रहे हैं, उसे इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यदि समाज के नजरिए से देखें तो जैसा समाज होगा वैसे ही लोग राजनीति में आकर उनका चरित्र बनाएंगे, और यदि राजनीतिक नजरिया से देखें तो जो राजनीतिक का चरित्र होगा वैसा ही समाज बनेगा। परंतु भारतीय दृष्टि कहती है कि यह यथा राजा तथा प्रजा। इसका अर्थ यह है कि जैसे लोग राजनीति में आएंगे वैसे ही समाज में भी बनाने का प्रयास करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र है और यहाँ हर 5 वर्ष बाद लोगों के हाथों में सत्ता परिवर्तन की चाबी रहती है। इसका मतलब यह है कि राजा जनता के बीच से ही उठकर आता है, न कि किसी महारानी के पेट से जन्म लेकर। किंतु भारत की राजनीति में जिस प्रकार परिवारवाद प्रभावी है, उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि परिवार की विरासत संभालने वाले राजनीतिक तर्क देते हैं कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, तो राजनीतिक का बेटा राजनीतिक क्यों नहीं हो सकता। जबकि लोकतंत्र में जनता ही किसी राजनीतिक परिवार की विरासत संभाले व्यक्ति को बहुमत से चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजती है। ऐसे तर्क हम उन नेताओं से प्राय सुनते हैं जो विशिष्ट जातियों के नेता होते हैं, अर्थात जातिवादी दलों की कमान संभाले होते हैं। इस जातिगत राजनीतिक व्यवस्था के चलते भारत का लोकतंत्र ऐसे राजतंत्र में बदल जाता है जिसमें राजा का मुंह देखकर ही आप जनता स्वयं को धन्य समझने लगती है और यह भूल जाती है कि उसे एक वोट का अधिकार दुनिया को ऐसी नियामत है जिसके प्रयोग से वह खुद भी राजा बन सकता है। सौभाग्य से भारत का प्रधानमंत्री आज एक ऐसा व्यक्ति है जो बचपन में कभी चाय बेचा करता था। नरेंद्र सिंह मोदी का प्रधानमंत्री बनना ही भारत के लोकतंत्र की असलियत है, जिसे परिवारवादी दल पचा नहीं पा रहे हैं। मगर आज असली सवाल राजनीतिक में आए नैतिक पतन का है। पतन इस हद तक आ गया है क्योंकि मंत्री खुद सरकारी अफसरों को पीट रहे हैं और लहूलुहान कर रहे हैं। जो मंत्री खुद सरकारी अफसरों को पीट रहे हैं और लहूलुहान कर रहे हैं, जो मंत्री जनता द्वारा चुना गया होता है, वह अपनी कलम की जगह हाथों से काम ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 2 अधिकारियों को पिटाई की, जिसमें से एक तो अभी तक अस्पताल में दाखिल है। मंत्री के खिलाफ प्राधिकरण का एक सड़क परियोजना के प्रबंधन भी अचल जिंदल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि श्री अनिरुद्ध सिंह ने अपने चुनाव क्षेत्र में सड़क परियोजना के चलते उसके किनारे बने मकान के ढह जाने पर आक्रोशित होकर उनके साथ ही इलाके के 27 वर्षीय इंजीनियर योगेश वर्मा को भी पिटाई की और दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। दूसरी घटना ओडिशा की है, जहां कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने प्रादेशिक नागरिक सेवा के अधिकारी श्री रत्नाकर साहू के कार्यालय में घुसकर उन्हें दफ्तर से बाहर घसीटकर बुरी तरह पीटा। यह घटना भुवनेश्वर की है।
अधिकारी रत्नाकर साहू भुवनेश्वर है कितना तो नहीं है भाई सर भी वहाँ से कार्यालय में घुसकर उन्हें दफ्तर में बाहर घसीटकर बुरी तरह पीटा। यह घटना भुवनेश्वर की है। अधिकारी रत्नाकर साहू भुवनेश्वर महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त पद पर आसीन है। यह कार्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया, जबकि जिस मंत्री अनिरुद्ध के खिलाफ शिमला में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वह कांग्रेस के है। भारतीय राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हिंसक तरीके अपनाने का दम भरने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले सकती। श्री साहू ने थाने में 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि इन लोगों ने उनसे यह कहा कि क्या उन्होंने भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान से माफी मांगी या नहीं। प्रधान भुवनेश्वर भाजपा के नेता हैं। उपरोक्त दोनों घटनाएं बताती हैं कि राजनीति में हिंसक प्रवृत्ति के लोग बढ़ते जा रहे हैं और वे मंत्री तक बन रहे हैं। जिस समय श्री साहू को दफ्तर से घसीटकर बाहर लाया गया, उस समय वह आम लोगों की शिकायत सुन रहे थे। आप जनता के सामने इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर आखिरकार राजनीतिक कार्यकर्ता क्या पैगाम देना चाहते हैं? असली पैगाम यही है कि राजनीतिक गुंडा तत्वों का शरण स्थली बन रही है। इस बारे में पश्चिमी विचारक को उद्बुद्ध किया जा सकता है। भारत में इस प्रकार की हिंसक राजनीतिक प्रवृत्ति को रोकना होगा, क्योंकि सरकारी अफसर ही हमारे राजनीतिक का एक स्तंभ होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि इन्हीं के माध्यम से विकास व प्रगति के कार्यों को कराते हैं। भारत के लोकतंत्र को कार्यपालिका एक मजबूत खंभा है, जो अपना कार्य संविधान की शपथ लेकर ही करती है, मगर इस स्तंभ को शूद्र राजनीति का शिकार प्राय बनाया जाता है और जबरन उससे राजनीतिक अपने मनमाने फैसले लागू करवाने की जिद करते हैं। इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है और उसका चरित्र भी इसी सांचे में चला जाता है। जबकि लोकतांत्रिक राजनीति में शालीनता इसका गहना होती है। जो भी व्यक्ति राजनीतिक में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करता है, उसका जीवन एक खुली किताब बन जाता है। यह इसलिए है जिससे जनता राजनीतिक के जीवन में प्रेरणा ले सके और सभ्य व सांस्कृतिक समाज का निर्माण हो सके। महात्मा गांधी की दृष्टि यही थी। अतः बहुत जरूरी है कि हम राजनीतिक में हिंसक प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को आगे न बढ़ने दें, मगर जातिवादी पर परिवारवादी राजनीति के चलते यह कार्य दुष्कर होता जा रहा है। दोस्तों, बहुत अच्छा लेख लिखा है राजनीतिक की हिंसक प्रवृत्ति पर। भैया क्या करे, शरीफ आदमी तो घर से बाहर निकल नहीं सकता। ये गुंडे लफंगे बदमाश जिन पे 50 100 आपराधिक
केस लगे हुए हैं। और भैया ये गुंडों का गिरोह साम दाम दंड भेद लेके कोई ग्रुप बनाए हुए हैं। और भैया सारे 2 नंबर के धंधे ये गुंडे लोग ही करते हैं। तो भाई राजनीति में नहीं आएगा, शरीफ आदमी आएगा तो कैसे आएगा? और शरीफ आदमी को भैया कोई वोट देता नहीं है। आज किसके पास 10 लठैत है उसी को सब प्रणाम करते हैं। पहले टीचर और भैया वकील, डॉक्टर, अध्यापक ये लोग पॉलिटिक्स में आते थे पढ़े लिखे। अब तो भैया अनपढ़, गुट्ठा छाप और क्या कहते हैं, गली के जो उठाई गिरे गुंडे हैं और जिनका घर परिवार या समाज से कोई नाता नहीं है, जो समाज से निकाल दिए गए हैं, साधु संत ये वो वगैरह वगैरह, वे लोग राजनीतिक में आ रहे हैं। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो कुछ अच्छा करेंगे? वो तो भैया वही नंबर 2 का धंधा, गुंडागर्दी, नशाखोरी, शराब दारू, अड्डे सड्डे, लड़ाई झगड़ा, भैया यही काम करेंगे। लेख तो अच्छा लिखा है पर लेकिन भैया लोग समझे जभी तो दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए और अपनी राय भी दीजिए। भैया देश में राजनीतियों की हिंसक प्रवृत्ति, हाँ दोस्तों।